हेलो स्टूडेंट्स, क्वांटम मैकेनिक्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आणविक स्पेक्ट्रोस्कोपी मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में जाना था, जिसमें हमने जीमान प्रभाव के बारे में पढ़ा और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में परमाणु किस तरह से व्यवहार करता है, सामान्य जीमान प्रभाव क्या है, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर क्या होता है, दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर क्या होता है, वो सब जाना था। तो चलिए उसके बाद का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लार्मर कोणीय वेग या लार्मर कोणीय आवृत्ति, जिसे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, होती है चुंबकीय यांत्रिकी अनुपात गामा तथा चुंबकीय क्षेत्र का गुणनफल लार्मर कोणीय वेग या लार्मर कोणीय आवृत्ति कहलाता है। ओमेगा इज इक्वल्स टू गामा बी से लिखते हैं, जहाँ गामा होता है म्यू जे वेक्टर का परिमाण और जे वेक्टर का परिमाण का अनुपात है, अर्थात कुल चुंबकीय आघूर्ण तथा कुल कोणीय संवेग के परिमाणों का अनुपात चुंबकीय यांत्रिक अनुपात कहलाता है, गामा कहलाता है। अतः ओमेगा इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ म्यू जे वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ जे वेक्टर इंटू बी। कक्षीय गति हेतु जी की वैल्यू होती है 1, तो म्यू जे हो जाता है, कल हमने देखा था म्यू जे का फॉर्मूला, म्यू जे इज इक्वल्स टू जी ई अपॉन में 2m इंटू जे होता है, तो म्यू जे हो जाएगा ई अपॉन 2m इंटू जे। जी की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो यहाँ से हमारे पास ओमेगा एल आ जाएगा 1 अपॉन जे ई अपॉन 2m जे इंटू बी, क्योंकि ओमेगा होता है 1 अपॉन जे म्यू जे इंटू बी। यहाँ से कक्षीय लार्मर कोणीय वेग हो जाएगा ओमेगा एल इज इक्वल्स टू ई अपॉन 2m इंटू बी। चक्रणीय गति हेतु जी की वैल्यू होती है 2, तो म्यू जे हो जाता है, हमारा होता है फॉर्मूला इसका जी ई अपॉन 2m इंटू जे, यहाँ से म्यू जे हो जाएगा 2 ई अपॉन 2m इंटू जे, तो ओमेगा एस हो जाएगा 1 अपॉन जे 2 इंटू ई अपॉन 2m जे बी। और चक्रीय लार्मर कोणीय वेग ओमेगा एस, इसे सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू ई अपॉन 2m इंटू बी। अतः असामान्य जीमान प्रभाव के अंतर्गत चुंबकीय अन्योन्य ऊर्जा डेल ई ओमेगा जे जेड होती है और डेल ई इक्वल होती है जी ई अपॉन 2m बी एम जे इंटू एच क्रॉस के। यहाँ जी जे जेड की वैल्यू है एम जे एच क्रॉस, तो डेल ई एल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल एल जेड हो जाएगा, तो ओमेगा एल एल जेड की वैल्यू रख देंगे तो हो जाता है एम एल एच क्रॉस। यहाँ से ये तो है कक्षीय कोणीय संवेग के लिए, कक्षीय गति के लिए डेल ई एल, और चक्रण गति के लिए ये जो चुंबकीय अन्योन्य ऊर्जा है डेल ई एस से लिखते हैं इसको, ये इक्वल होती है ओमेगा एस एस जेड, तो एस जेड को हम लिखते हैं एम एस एच क्रॉस। तो ये था सामान्य और असामान्य जीमान प्रभाव। अब हम देखते हैं पाश्चन वेग प्रभाव। जब किसी परमाणु को असामान्य जीमान प्रभाव के अंतर्गत है, असामान्य जीमान प्रभाव होता है जब दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है, तो जब किसी परमाणु को असामान्य जीमान प्रभाव के अंतर्गत दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो वह एल वेक्टर व एस वेक्टर के युग्मन के दौरान हमें कुल कोणीय संवेग प्राप्त होता है, हमने पिछले वीडियो में देखा था। परंतु यदि चुंबकीय क्षेत्र को अत्यधिक अधिक कर दिया जाता है, प्रबल कर दिया जाता है, तो वर्णक्रमीय रेखाएं या स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन हो जाता है, जो कि सामान्य जीमान प्रभाव में भी होता है, तथा एल एस युग्मन टूट जाता है इस स्थिति में, और यह परिघटना कहलाती है पाश्चन वेग प्रभाव। एल एस युग्मन का, एल एस कपलिंग का टूट जाना कहलाता है, वो परिघटना कहलाती है पाश्चन वेग प्रभाव। यदि चुंबकीय क्षेत्र का मान धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, तो जे वेक्टर का चुंबकीय क्षेत्र के चारों ओर पुरस्करण की दर बढ़ती जाती है, और समय के साथ जे वेक्टर बी वेक्टर के सापेक्ष अत्यधिक तीव्र वेग से पुरस्करण प्रारंभ कर देता है, उसके चारों ओर रोटेशन जो हो रहे होते हैं उसको प्रारंभ कर देता है, जिससे एल एस युग्मन टूट जाता है, क्योंकि पहले एल और एस दोनों साथ में पुरस्करण गति कर रहे थे, एस भी था उसमें, एल भी था, तो दोनों में कपलिंग थी। जब एल वेक्टर ने अत्यधिक तीव्र वेग से गति करना प्रारंभ कर दिया, तो इनमें एल एस युग्मन टूट जाता है, अतः जे वेक्टर का परिमाण नियत नहीं रह पाता है, परिवर्तित हो जाता है। अतः जब चुंबकीय क्षेत्र अत्यधिक प्रबल हो जाता है, तो हमारे यहाँ देखिए चित्र में आपको दिखाया गया है, एल वेक्टर व एस वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर के सापेक्ष स्वतंत्र रूप से पुरस्करण गति कर रहे होते हैं। पहले एस वेक्टर था वो एल वेक्टर के चारों ओर कर रहा था, अब एल वेक्टर और एस वेक्टर अपनी स्वतंत्र गति कर रहे हैं, परंतु चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश घटक बी जेड के लंबवत एल वेक्टर तथा एस वेक्टर के घटक एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। हम बात करते हैं अगर इनके परपेंडिकुलर घटक की जो बी जेड के लंबवत हैं,
तो वो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, जबकि बी जेड की डायरेक्शन में जो घटक होंगे एल जेड और एस जेड, एल जेड की वैल्यू होती है एम एल एच क्रॉस और एस जेड है एम एस एच क्रॉस, वो बचे हुए रहते हैं, उसमें विद्यमान रहते हैं। अतः कक्षीय गति के कारण चुंबकीय अन्योन्य ऊर्जा डेल ई एल हो जाती है ओमेगा एल एल जेड, जो हम अभी हमने देखा है, डेल ई एल ई अपॉन टू एम बी एल जेड हो जाती है, और डेल ई एल ई अपॉन टू एम बी एल जेड की वैल्यू रख देंगे तो एम एल एच क्रॉस के इक्वल हो जाती है। चक्रणीय गति के कारण चुंबकीय अन्योन्य ऊर्जा, ये ऊपर वाली 1 नंबर इक्वेशन है कक्षीय गति के लिए चुंबकीय अन्योन्य ऊर्जा, और अब देखते हैं चक्रणीय गति के लिए के कारण चुंबकीय अन्योन्य ऊर्जा। डेल ई एस इज इक्वल्स टू ओमेगा एस एस जेड, यहाँ से ओमेगा एस की वैल्यू रखेंगे 2 अपॉन 2 रखेंगे तो डेल ई एस आ जाता है 2 अपॉन 2m बी एस जेड। यहाँ से हमारे पास डेल ई एस, अगर हम एस जेड एम एस एच क्रॉस रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 अपॉन 2m बी एम एस एच क्रॉस। अतः कुल चुंबकीय अन्योन्य स्थितिज ऊर्जा डेल ई हो जाती है डेल ई एल प्लस डेल ई एस। इसे दे दिया इक्वेशन नंबर 3। अब हम इसकी इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन नंबर 1 और 2 से वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेल ई इज इक्वल्स टू, पहले डेल ई एल लिखेंगे तो ई एल है ई अपॉन 2m बी एम एल एच क्रॉस, प्लस डेल ई एस लिखेंगे तो वो है 2 अपॉन 2m बी एम एस एच क्रॉस। यहाँ से डेल ई आ जाता है ई अपॉन 2m बी एच क्रॉस एम एल प्लस 2ms, क्योंकि यहाँ पे ms में यहाँ एक 2 और आ रहा है, डबल होता है इसके लिए। अतः अतिरिक्त स्थितिज ऊर्जा के कारण प्रत्येक परमाणुक ऊर्जा स्तर 2l+1 तथा 2s+1 भागों में विपाटित हो जाता है, जहाँ से मूल ऊर्जा स्तरों में संक्रमण के फलस्वरूप हमें अनेक स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होंगी। पहले जो हमें 3 या 3 से अधिक मिल रही थी, अब बहुत सारी मिल जाएंगी इसमें। अब पढ़ते हैं हम आणविक स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। तो पहले बात कर लेते हैं आणविक स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए आणविक ऊर्जा स्तर। किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं से विभिन्न प्रकार की गतियां संबंधित होती हैं, जैसे अणु में परमाणु रेखीय गति करते हैं, घूर्णन गति करते हैं, कंपन गति करते हैं, तो बहुत सारी गतियां संबंधित होती हैं। इन गतियों से संबंधित ऊर्जा स्तरों को आणविक ऊर्जा स्तर कहते हैं। इन गतियों की वजह से जो एनर्जी लेवल आते हैं वो कहलाते हैं मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम की। ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। किसी अणु में 2 या 2 से अधिक परमाणु उपस्थित होते हैं जिनसे विभिन्न प्रकार की गतियां संबंधित होती है। इन गतियों के संगत अणुओं में पाए जाने वाला ऊर्जा स्तरों के मध्य संक्रमण से प्राप्त स्पेक्ट्रम आणविक स्पेक्ट्रम कहलाता है। ये जो विभिन्न प्रकार की गतियां हैं, इनसे ऊर्जा स्तर बनेंगे और इन ऊर्जा स्तरों के बीच में जो संक्रमण होगा उनसे हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा, वो कहलाता है आणविक स्पेक्ट्रम। इसको दूसरे शब्दों में इस परिभाषा को ऐसे भी लिखा जा सकता है, किसी अणु में विद्यमान आणविक ऊर्जा स्तरों के मध्य संक्रमण से प्राप्त स्पेक्ट्रम आणविक स्पेक्ट्रम कहलाता है। किसी अणु की कुल ऊर्जा E= हो जाएगी। अब इसमें जितनी प्रकार की गतियाँ होंगी उतनी प्रकार की ऊर्जाएं होंगी और कुल ऊर्जा इन सभी ऊर्जाओं का योग होती है। तो E हो जाएगा रेखीय गति के कारण गतिज ऊर्जा EL, घूर्णन गति के कारण गतिज ऊर्जा ER, कंपन के कारण गतिज ऊर्जा EV, वाइब्रेशन के कारण, और इलेक्ट्रॉनिक गतिज ऊर्जा EE। तो ये सभी जो ऊर्जाएं हैं इनका योग होगा किसी भी अणु की कुल ऊर्जा। अब बात करते हैं बैंड स्पेक्ट्रम की। अणुओं द्वारा प्राप्त आणविक स्पेक्ट्रम में प्राप्त होने वाली स्पेक्ट्रमी रेखाएं अत्यधिक संख्या में होती हैं, जो एक दूसरे के बहुत पास होती हैं, निकट होती हैं, जिससे वे हमें एक सतत बैंड की तरह दिखाई देती हैं। इसलिए आणविक स्पेक्ट्रम ही बैंड स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब आणविक ऊर्जा स्तरों के प्रकार देख लेते हैं। किसी अणु में मूलतः 3 प्रकार के ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं: घूर्णी ऊर्जा स्तर, कंपनी ऊर्जा स्तर, काल्पनिक ऊर्जा स्तर, जिसमें कंपन के कारण ऊर्जा स्तर आता है, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर। पहले बात करते हैं घूर्णी ऊर्जा स्तर की। तो किसी स्वतंत्र अक्ष के सापेक्ष अणु के घूर्णन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले ऊर्जा स्तर घूर्णी ऊर्जा स्तर कहलाते हैं। अगर अणु में घूर्णन होगा किसी भी अक्ष के सापेक्ष, तो उसमें घूर्णन के कारण उनके एनर्जी लेवल आएंगे, वो कहलाते हैं घूर्णी ऊर्जा स्तर। घूर्णी ऊर्जा स्तरों के मध्य 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का ऊर्जा अंतराल पाया जाता है। अब है कंपनिक ऊर्जा स्तर। कंपन के कारण जो ऊर्जा स्तर उत्पन्न होते हैं। किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं के मध्य बंधन बलों के तनन अथवा संकुचन के कारण उत्पन्न होने वाले ऊर्जा स्तर कंपनिक ऊर्जा स्तर कहलाते हैं। कंपनिक ऊर्जा स्तरों के मध्य ऊर्जा अंतराल होता है 10⁻⁻1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का, और घूर्णी ऊर्जा स्तर की वजह से होता है 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। घूर्णी ऊर्जा स्तर घूर्णन के कारण आता है, कंपनिक ऊर्जा स्तर परमाणुओं के मध्य बलों में जो तनन संकुचन के कारण जो कंपन होता है उसकी वजह से आता है।
अब हम थर्ड देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर। किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा से संबंधित ऊर्जा स्तर कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर। अगर परमाणु के इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में होंगे तो उसकी ऊर्जा अधिक होगी, निम्न ऊर्जा स्तर में ऊर्जा कम होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तरों के मध्य 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का ऊर्जा अंतराल पाया जाता है। तो सबसे अधिक ऊर्जा अंतराल इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर में पाया जाता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर कंपनिक ऊर्जा स्तर में 10⁻⁻1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सबसे कम ऊर्जा अंतराल घूर्णी ऊर्जा स्तर में पाया जाता है 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आणविक स्पेक्ट्रम के प्रकार हमारे 2014 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। आणविक स्पेक्ट्रम जैसे हमारे अभी ये ऊर्जा स्तर थे, तो ऊर्जा स्तर से ही हमें क्या मिलेगा, स्पेक्ट्रम, क्योंकि एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण होता है तो स्पेक्ट्रम बनता है। तो आणविक स्पेक्ट्रम यहाँ 4 प्रकार के हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम जो इलेक्ट्रॉनों की वजह से हो रहा था, घूर्णी स्पेक्ट्रम, कंपनिक स्पेक्ट्रम, और एक इन दोनों का कंबाइन कंपन घूर्णी स्पेक्ट्रम होता है। तो ये 4 प्रकार के आणविक स्पेक्ट्रम हम इसमें पढ़ेंगे। पहला है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। दृश्य अथवा पराबैंगनी क्षेत्र के अंतर्गत हमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। किसी अणु के इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तरों के मध्य संक्रमण या अवशोषण अथवा उत्सर्जन कह सकते हैं। या तो उच्च ऊर्जा स्तर से परमाणु निम्न ऊर्जा स्तर में जाएगा अणु, या निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, तो या तो अवशोषण होगा या उत्सर्जन होगा। उसके फलस्वरूप प्राप्त होने वाले स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम कहलाते हैं। इस स्पेक्ट्रम के फलस्वरूप हमें बैंड समूह प्राप्त होते हैं, जहां बैंड के शीर्ष भाग की ओर स्पेक्ट्रमी रेखाएं अत्यधिक तीव्र व निकट तथा दूसरे सिरे पर विरलित होती जाती हैं, मतलब दूर दूर होती जाती हैं। सेकंड है घूर्णी स्पेक्ट्रम। दूरस्थ अवरक्त क्षेत्र में घूर्णी ऊर्जा स्तरों के मध्य संक्रमण से प्राप्त होने वाला स्पेक्ट्रम घूर्णी स्पेक्ट्रम कहलाता है। कंपनिक स्पेक्ट्रम, जब किसी अणु को दूरस्थ अवरक्त क्षेत्र मतलब फार आईआर रीजन तथा अवरक्त क्षेत्र आईआर रीजन के मध्य रखा जाता है, तो काल्पनिक ऊर्जा स्तरों के मध्य संक्रमण से प्राप्त होने वाला स्पेक्ट्रम काल्पनिक स्पेक्ट्रम कहलाता है। क्योंकि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम भी होगा, घूर्णन भी होगा, तो घूर्णी स्पेक्ट्रम भी होगा, काल्पनिक स्पेक्ट्रम भी होगा, लेकिन डिपेंड करता है कि हम किस ऊर्जा क्षेत्र में बात कर रहे हैं और कहाँ पर कौन सा ज़्यादा प्रभावी है, और किस परमाणु या अणु में कौन सा ज़्यादा प्रभावी, उस पर डिपेंड करता है। कंपन घूर्णी स्पेक्ट्रम। जब अवरक्त क्षेत्र में 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक फोटोन अणु के साथ अन्योन्य क्रिया करता है, तो न केवल काल्पनिक ऊर्जा स्तरों के मध्य अपितु घूर्णी ऊर्जा स्तरों के मध्य भी संक्रमण आरंभ हो जाता है। ये दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, जिससे प्राप्त होने वाला स्पेक्ट्रम कंपन घूर्णी स्पेक्ट्रम कहलाता है। वाइब्रेशनल रोटेशन स्पेक्ट्रम कहते हैं इसे। आणविक स्पेक्ट्रम के गुणात्मक लक्षणों देख लेते हैं हम, इसके कौन कौन से लक्षण हैं। ये मोस्टली एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2010 में आया है, आपका 2016 में आया है और 2014 में भी आया है। तो यहाँ पे देखिए इसके हम कुछ गुणधर्म देख लेते हैं। आणविक स्पेक्ट्रम में हमें अत्यधिक संख्या में स्पेक्ट्रमी रेखाएं मिलती हैं, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया हुआ है, जो एक दूसरे के निकट स्थित होती हैं। दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाले भाग की ओर ये स्पेक्ट्रमी रेखाएं अत्यधिक संकुलित होती हैं, निकट होती हैं, पास पास होती हैं और तीव्रता युक्त होती है, जैसे बैंड शीर्ष वाला यहाँ दिखाया गया है। और लघु तरंगदैर्घ्य में आपको दूर दूर दिखाई गई हैं स्पेक्ट्रमी रेखाएं। तो दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाले भाग की ओर ये स्पेक्ट्रमी रेखाएं अत्यधिक संकुलित होती हैं, पास पास होती हैं, तीव्रता युक्त होती हैं, जबकि लघु तरंगदैर्घ्य वाले भाग की ओर ये स्पेक्ट्रमी रेखाएं विरलित होती जाती हैं। सेकेंड इसका गुणधर्म है, आणविक स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रमी रेखाएं सतत रूप से प्राप्त होती है, इसी कारण इसे बैंड स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। इसमें बहुत पास पास होती हैं, तो एक दूसरे से मिली हुई दिखाई देती हैं, तो इसे बोलते हैं बैंड स्पेक्ट्रम। आणविक स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रमी रेखाएं अत्यधिक होने के कारण स्पेक्ट्रम में ये सभी रेखाएं एक के बाद एक नियमित क्रम में कई बैंडों में प्राप्त होती हैं, इससे बैंड समूह निर्मित होते हैं। चौथा इसका गुणधर्म है, आणविक स्पेक्ट्रम में बैंड समूह एक नियमित व्यवस्था में पाए जाते हैं, जो अत्यधिक निकट होते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं इसके चारों गुणधर्म। ये पहला गुणधर्म कहता है कि स्पेक्ट्रम में रेखाएं पास पास होती हैं, दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाले भाग की ओर अत्यधिक पास पास हैं, लघु तरंगदैर्घ्य वाले भाग में दूर दूर दिखाई दे रही हैं, और ये स्पेक्ट्रम में रेखाएं सतत रूप से होती हैं, यह एक फॉर्मेट में होती है, जब पास पास होती है इसलिए इसमें बैंड बनते हैं, कहीं पास कहीं दूर है तो ये बैंडों का निर्माण करती है। और चौथा हमारा था नियमित व्यवस्था में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं परमाणविक स्पेक्ट्रम से आणविक स्पेक्ट्रम किस तरह से अलग होता है।
तो परमाणुविक स्पेक्ट्रम की भांति ये आणविक स्पेक्ट्रम भी रेखीय होता है। ये दोनों में समानताएं हैं, दोनों स्पेक्ट्रम रेखाओं में प्राप्त होते हैं, परंतु परमाणुविक स्पेक्ट्रम की भांति आणविक स्पेक्ट्रम में रेखाओं में नियमित अंतराल नहीं पाया जाता है। जैसा कि परमाणुविक स्पेक्ट्रम में हम एक के बाद एक रेखाएं जो आती हैं उसके बाद नेक्स्ट जो रेखा है वो उतनी दूरी पर होगी जितनी पहले वाली है, लेकिन आणविक स्पेक्ट्रम में ऐसा नहीं होता है। आणविक स्पेक्ट्रम की उपयोगिता देख लेते हैं। ये उपयोगिता क्या है स्पेक्ट्रम की, क्या काम आता है, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है इसका स्पेक्ट्रम लेने की। आणविक स्पेक्ट्रम की सहायता से हम किसी अणु की संरचना संबंधी सूचना पा सकते हैं। उसके अणुओं के बीच में बंध कोण क्या है, अणुओं के बीच की बंध लंबाई क्या है, बंध नियतांक आदि के मान भी हम इससे ज्ञात कर सकते हैं आणविक स्पेक्ट्रम से। अब बात करते हैं हम दृढ़ पिंड की। दृढ़ पिंड क्या होते हैं, इसका नेक्स्ट टॉपिक है दृढ़ पिंड। ऐसा पिंड जिस पर बाह्य बल लगाने पर उसके आणविक विन्यास में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, उसे कहते हैं दृढ़ पिंड। हम दृढ़ पिंड की इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि घूर्णी स्पेक्ट्रम क्या होता है, उसमें ओमेगा क्या आता है, कंपनिक स्पेक्ट्रम क्या है। तो उसके लिए हमें पहले ये कुछ टर्म्स हैं ये जाननी ज़रूरी है। तो पहले ये दृढ़ पिंड, ऐसा पिंड जिस पर बाह्य बल लगाने पर उसके आणविक विन्यास में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता, अणुओं के बीच की दूरी वही रहती है, उसे कहते हैं दृढ़ पिंड। द्विपरमाणुविक दृढ़ पिंड, घूर्णी दृढ़ पिंड ये आपको दिखाया गया है। यहाँ पे दो परमाणु वो से बना है, एक m1 द्रव्यमान का है, दूसरा m2 द्रव्यमान का परमाणु है। दोनों घूर्णन गति कर रहे हैं और इनकी एक एक्सिस से दूरी r1 वेक्टर और r2 वेक्टर है। द्विपरमाणुविक अणु के दोनों परमाणुओं को मिलाने वाली दूरी यदि नियत हो, दोनों परमाणु m1 और m2 को हम मिलाएं, फिर ये कहीं भी गति करें, इनके बीच की दूरी यदि नियत हो, तो इस दूरी के लंबवत तथा द्रव्यमान के अंदर से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष घूर्णित अणु दृढ़ घूर्णी कहलाता है। दृढ़ घूर्णी कब कहलाएगा, जब किसी घूर्णन अक्ष से इसके सापेक्ष से स्वतंत्र रूप से घूर्णित गति करते हैं, जबकि इसमें जितने भी परमाणु हैं, अगर द्विपरमाणु है तो दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी परिवर्तित नहीं होती है। चित्रानुसार हम देख सकते हैं दृढ़ घूर्णी हेतु परमाणुओं के द्रव्यमान क्रम से m1 m2 हैं, जिसके द्रव्यमान केंद्र की से दूरियां, ये द्रव्यमान केंद्र पे मुख्य एक्सिस ली गई है, दूरियां r1 और r2 हैं। तो दृढ़ घूर्णी की परिभाषा से r1 और r2 हमेशा नियत रहेंगे। हमने इसे लिख दिया है r है, r1 और r2 की दूरी नियत रहेगी। r है जो कि r दोनों परमाणुओं के बीच की कुल दूरी है जो कि नियत रहेगी। द्रव्यमान आघूर्ण की परिभाषा कहती है कि m1 r1 और m2 r2 बराबर होंगे, क्योंकि इसमें जितने द्रव्यमान आघूर्ण क्या होगा इसके लिए 0 होगा, तो m1 r1 माइनस m2 r2, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। यहाँ से r2 निकाल सकते हैं, m1 r1 अपॉन में m2। समीकरण 1 है r1 प्लस r2 इजिक्वल्स टू r2 है r2 इजिक्वल्स टू m1 r1 अपॉन में m2। r2 की वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा r1 प्लस m1 r1 अपॉन m2 इजिक्वल्स टू r। यहाँ से हम r निकाल सकते हैं, r हमारे पास आएगा m2 r1 प्लस m1 r1 अपॉन में m2 इजिक्वल्स टू r। यहाँ से r1 कॉमन आ रहा है तो r इजिक्वल्स टू हो जाएगा m1 प्लस m2 अपॉन में m2 इंटू r1। यहाँ से r1 निकालें तो r1 आ जाता है हमारा m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू r। ऐसे ही हम यहाँ पर r1 की इक्वेशन 2 में r1 निकाल करके ऊपर वाली इक्वेशन से, और एक में अगर हम r1 की वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास r2 आता है, और वो आता है m1 r अपॉन में m1 प्लस m2। बात करें कुल जड़त्व आघूर्ण की तो I होता है जड़त्व आघूर्ण m1 द्रव्यमान के कारण m1 r1 स्क्वायर और m2 द्रव्यमान के कारण m2 r2 स्क्वायर। r1 और r2 की वैल्यू अभी हमने निकाली है, वो पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा m1 m2 स्क्वायर। यहाँ पे r1 का स्क्वायर है तो r1 की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करेंगे तो m2 स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, प्लस में m2 r2 स्क्वायर है तो r2 स्क्वायर की r2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा m2 m1 स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास आता है m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 और r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बचेगा m1 प्लस m2। पहले में m2 बचेगा, दूसरे में m1 बचेगा, तो m2 प्लस m1 बचेगा, तो नीचे स्क्वायर है तो कैंसिल आउट हो जाएगा और आई आ जाएगा m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू r स्क्वायर। तो यहाँ पे आई इज़िक्वल्स टू इसको म्यू आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, म्यू इज़िक्वल्स टू हो जाता है m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2। तो कुछ ये दृढ़ पिंड और उसकी घूर्णन गति से संबंधित कुछ चीज़
छोटी छोटी चीज़ें थी जिसमें हमने पहले परिभाषाएं देखी कि दृढ़ पिंड क्या होते हैं, दृढ़ घूर्णी पिंड क्या होते हैं, द्विपरमाणुक दृढ़ घूर्णी पिंड क्या है, और द्रव्यमान आघूर्ण 2 द्विपरमाणु के लिए कितना आता है अगर वो दृढ़ परमाणु है तो, और उसका कुल जड़त्व आघूर्ण कितना है, I = म्यू r स्क्वायर। म्यू है m1 m2 अपॉन में m1 + m2 r स्क्वायर।